दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 21 और आई होप कि आप लोगों ने पुराने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया होगा। आज से 5 महीने पहले ये बैच स्टार्ट हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर आपने 5 से 6 महीने शिद्दत के साथ मेहनत कर ली तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे और 50 से 60 हजार रुपए की जो जॉब है उसे आप बड़े ही आसानी से ग्रैब कर सकते हो। और मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आज वैकेंसी आ जाए तो सबसे ज्यादा सिक्योर वो बच्चे होंगे जिन लोगों ने अब सिलेबस निपटा लिया है, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी उसके बाद कितना टाइम है क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये 100% श्योर है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो बिना किसी टेंशन के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के दम पे अपना सिलेक्शन श्योर कर सकता है। तो जो भी इस बैच के अंदर इंक्लूडेड थे, जिन्होंने भी ये गाइडेंस प्रोग्राम का लुत्फ उठाया है, मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं। बच्चे तो बहुत सारे थे लेकिन कुछ ही बच्चों ने ये सारी चीजें कंप्लीट की हैं, तो आज आप लोगों को बेनिफिट होगा। और मैं ये बोल दूं, ना सिर्फ इस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आगे डीआरडीओ हो, चाहे कोई एग्जाम हो, आपको सारे एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के होते हैं जिन लोगों ने एक रेगुलरिटी के साथ तैयारी की है। वैकेंसी कहीं भी आ जाती है, वो सिलेक्शन कहीं भी ले लेते हैं, लेकिन तैयारी आपकी की गई हो। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो निश्चित तौर से आप सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। अभी एक स्टूडेंट है मेरी, वो पढ़ने में भी इतनी ज्यादा खास नहीं कह सकते, लेकिन उसने तैयारी कर रही होगी वो, और वैकेंसी आई, उसने सिलेक्शन भी ले लिया। अब जब आप पहले से किसी चीज के लिए तैयार हो तभी तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप तैयार ही नहीं हो, आपके सामने अब वैकेंसी आ जाए, वो कह रहे हैं मैं तो 1 महीने बाद पेपर करा लूंगा। क्या कर लोगे? यूपी पुलिस का लड़के लोग मजाक उड़ा रहे थे बहुत सारे। अब 11 फरवरी को पेपर है, कभी वो कह रहे हैं कि चलो 18 फरवरी को भी, तब भी 1.5 महीने में पूरा सिलेबस निपटाना इतना आसान काम नहीं है। ये सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पहले से किया है। और मैं गारंटी देके कहता हूं, किसी भी बच्चे ने ये टारगेट अचीव किए हो, सिर्फ हिंदी पढ़ लेना इस महीने में और बाकी जितना पढ़ रखा है स्टैटिक जी के, जाके पेल के आ जाना, 100% सिलेक्शन ले लोगे। मैं कह रहा हूं इस चीज को, जितनी आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है अब तक, वही अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम को क्लियर करा देगी। मैंने खुद ने 2 बार एग्जाम क्लियर किया है वो, और बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े सिर्फ हिंदी को लास्ट टाइम पे देख लो और आपका काम हो जाएगा। ये वाली बातें अभी समझ नहीं आती हैं। अच्छा, एक बात और करते हैं, आप लोगों का जो आरपीएफ का नोटिस आया है, नोटिफिकेशन जो आरपीएफ का आया है, वो अभी ऑथेंटिक नहीं है। वो जो फाइनल वैकेंसी निकल के आएंगी वो अभी कुछ दिन के अंदर आप लोगों को फाइनल नोटिस दिखेगा। अभी वो इंटरनल नोटिस है, इसलिए उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मत सोचो, मैं भी वीडियो दूंगा इसके लिए अलग से, आप ये मत सोचिए कि भैया ऐसे ही सारी वैकेंसी आएंगी क्या, इतनी कम वैकेंसी आएंगी क्या, घबराने की जरूरत नहीं है। आरपीएफ में और एएलपी में बहुत डिफरेंस है। एक बार को आरपीएफ कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है उनको, क्योंकि यूपी पुलिस वाले लोग भी काम कर रहे हैं। स्टेट पुलिस आरपीएफ की जगह पे काम कर रही है, लेकिन लोको पायलट की जगह और कोई नहीं ले सकता है, इसलिए आप घबराइए नहीं। लोको पायलट की वैकेंसीज आ रही हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर वैकेंसी कम आई तो सिर्फ उन्हीं लोगों के सिलेक्शंस होंगे जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी को बूस्ट कर रखा था, पहले से उनका सिलेबस कंप्लीट था। वो सिर्फ रिवीजन के दम पे सिलेक्शन ले लेंगे और आप सिर्फ पढ़ते रह जाओगे। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भैया न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, इन बच्चों, मैं देखो उनमें से हूं नहीं, मैं आप लोगों से पहले से बताता आ रहा हूं कि बैच पे बैच लॉन्च करे जाओ, पिछले बैच कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और नए बच्चे फिर ले लिए, बस पैसा कमाते रहो उनसे, लोग करते रहते हैं। मैंने एक बैच पहले कराया था तो उसको भी कंप्लीट कराया था, अब ये बैच लिया है तो इसको भी कंप्लीट करा रहे हैं। और मैं ये बात बोल दे रहा हूं, जैसे ही कोई न्यूज मिलती है, मैं कह रहा हूं अगर मुझे कल को न्यूज मिलती है तो आपकी कल से न्यू बैच की तैयारी कर देंगे। लेकिन आप इस चीज से मत घबराइए कि जब तक इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तब, इनका सिलेबस तो मुझे कंप्लीट कराना है, हर हाल में कराना है, वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। कभी आप सोचो कि डिले कर दिया जाएगा। इन लोगों को तो जो चल रहा है वो लगातार चल रही है, बेस्ट से बेस्ट चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये लोग तो क्रीम बन चुके हैं, अगर इन्होंने तैयारी की है तो ये लोग तो क्रीम है, और इस क्रीम को सिलेक्शन दिलवाना मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आप लोगों को भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल जीरो से चीजें स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को लेके चलेंगे बहुत आगे तक। फिलहाल हम लोग चलते हैं आप लोगों के आज के टारगेट पे कि आज का आप लोगों का जो टारगेट है वो क्या है।
तो गाइज ये है आज का आप लोगों का टारगेट। इस टारगेट को हम स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख सकते हो आप। ELP फाइनल स्टेज तक मैं जा चुका हूँ, पूरा का पूरा काम किया हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर भी है। JEE ग्रुप डी में भी 90 मार्क्स हैं, यूपी पुलिस भी 2 बार सेलेक्टेड है, DRDO भी सेलेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको अब मैं आप लोगों को बताऊं, बच्चे ये कहेंगे कि भैया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो देखो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पहले एक हफ्ते में 2 से 3 टारगेट जाते थे, तभी 3:4:1 की स्ट्रेटेजी चलती थी, तब इतना टारगेट कंप्लीट कर लेते थे। आज एक हफ्ते में इतना टारगेट जा रहा है, उसके बाद भी आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो अब सोचने की जरूरत है। एग्जाम निकट है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, जिससे कि, और मैं आप लोगों को कह रहा हूं ये स्पीड ज्यादा नहीं है। ये देखिए, आपको एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट पे भी देते हैं तब भी कोई ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे भी डेली दे रहे हैं ना, सिर्फ 6 घंटे भी, तब भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि मैं आप लोगों को देता हूं 7 दिन। ठीक है, अगर आप 6 और 7 42 घंटे, सिर्फ 42 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 6 घंटे, जबकि 24 घंटे हैं। लड़के 8-8 घंटे 10-10 घंटे देते हैं, हम लोग भी देते हैं। जब हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा तो हम भी देंगे। तो फिलहाल आप ये देखिए, अगर मैं 40 घंटे का भी हिसाब लगाता हूं तो ये सिलेबस 40 घंटे का है नहीं। इस चीज को अगर आप समझोगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक चैप्टर निपट जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की। देखिए हमारे दोनों जगह पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स कम है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी देख रहा हूं कि अगर कोई और एग्जाम भी आ जाए आपका, तब भी आप निकाल पाओ। मान लीजिए JEE है, या मान लीजिए NTPC है, ग्रुप D है, तो उसमें भी आप लोग जीके पे अच्छा पकड़ कर पाओ। यूपी पुलिस है तो उसके लिए भी ये जीके पढ़ाई जाती है, और ये जीके एक बार करने के बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके कभी बदलती नहीं है। राष्ट्रपति चैप्टर अगर आपने एक बार कर लिया, प्रधानमंत्री कर लिया, तो उसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिवाइज करो अपने नोट्स। मैंने एक बार नोट्स बनाए हैं और उसी को बार बार रिवाइज करता हूं, हमेशा उसी में से चीजें फंसती रहती हैं। बाकी करंट को अपडेट करते रहो। तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में उपराष्ट्रपति, ये कंप्लीट चैप्टर आपको कवर करना है। ठीक है, हम राष्ट्रपति कर चुके, प्रधानमंत्री कर चुके, इस बार हम उपराष्ट्रपति चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं, सबसे ज्यादा बार कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को जरूर से जरूर आने चाहिए। इसके अलावा स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस समय पे। जितने भी नाम चेंज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं पहले आप लोगों को बताया था, मैंने पहले भी। और जितने, जैसे अभी अयोध्या का नाम चेंज हुआ है, अयोध्या स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, तो उसका कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो मैं आप लोगों को बताऊं, रामायण और महाभारत से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इस समय। मतलब राम मंदिर का मुद्दा आप ये समझ लीजिए, मैं समझ रहा हूं रामायण से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाएंगी। करेक्टर दे देगा, पूछ लेगा इनके पापा का नाम, माता जी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार आने की ज्यादा उम्मीदें बढ़ेंगी। तो उस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी मुझे लगेगा कि ये चीज आने वाली है, आपको एक एक चीज करवाई जाएगी। तो अब आप यहां देखिए, ये सहलो स्त्रों के जो परिवर्तित नाम है उसको हम कवर करेंगे। PM ने को 2023 में भी कुछ अवार्ड मिल गए हैं, 2016 से लेके अब तक काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, तो वो सारे के सारे अवार्ड आपको पता होने चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं, जो लेटेस्ट वाले होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो पुराने भी हैं, अब प्रधानमंत्री को अवार्ड मिले, किसी देश ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन लेटेस्ट वाले याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो PM को जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो आपको याद होने चाहिए। 2023 में कुछ चीजों को GI टैग मिले हैं, तो वो भी आप लोगों को जरूर से पता होने चाहिए कि कौन कौन से GI टैग 2023 में मिले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं। सबसे पहला GI टैग किसे मिला, दूसरा किसे मिला, और अब जो लेटेस्ट में चल रहे हैं उन चीजों को पूछ सकता है, या फिर कोई फेमस चीज है तो उसके बारे में पूछ लेता है। अच्छा, जो ये डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड है या बाकी हैं, ये हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं कि इस साल का सबसे ज्यादा फेमस वर्ड ये था, मतलब ये जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा फेमस था, ये शब्द हमारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, सबसे ज्यादा इससे, मतलब कोई भी वर्ड, तो वो वर्ड ऑफ द ईयर कई बार पूछे जाते हैं, रेलवे ने कई बार पूछे हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है नोट्स, सारे मैं देता हूं, टेंशन मत लो। अच्छा, कुछ बच्चे पुराने जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि कंटेंट कहाँ मिल रहा है। भैया आप जैसे ही एप्लीकेशन पे जाते हैं, टेस्ट कहाँ मिल रहा है उनको ये तक नहीं, एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो एप्लीकेशन की तरफ से दिया जाता है, उसको ज्वाइन करो, सारा कंटेंट तो उसी के अंदर है। एप्लीकेशन पे भी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, टेस्ट सारे के सारे एप्लीकेशन के ऊपर है, चैप्टर वाइज भी, और जो आप लोगों के अभी और बहुत सारे टेस्ट मुझे प्रोवाइड कराने हैं। और दूसरी चीज, आप लोग ये मत समझिएगा कि आपका काम खत्म हो गया।
बेटा अब आप लोगों की प्रैक्टिस चलेगी, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने रहेंगे, उनके मार्क्स मैं देखूंगा, फिर किस तरीके से इंप्रूव कराना है उसमें मार्क्स। अभी तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम बढ़ेंगे आगे कि कितने मार्क्स गेन कर रहे हो। अब आप टेस्ट लगाओगे पूरे कि भैया मेरे 75 में से इतने नंबर आ रहे हैं इतने, फिर हम बताएंगे कि इसको कैसे और इंप्रूव करना है, कहाँ कमी है, ये सारी की सारी चीजें अब हम लोग कराएंगे। तो आप अपनी एक बेस्ट प्लेस पे हो, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, जो कंटेंट आप कर रहे हो वो अपने आप में बेस्ट है, किसी से कॉम्पिटिट आप ये मत समझिए कि कोई वहां पटना में बहुत ज्यादा कर रहा है या कोई जयपुर में पढ़ रहा है, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। आप अपने पेपर को और अपने सिलेबस को, बस इन दो चीजों को ध्यान रखिए, आपको 100% चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th NCERT का चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं से केमिस्ट्री की फाउंडेशन पड़ेगी। अब यहां पे आप पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, तत्व वत्व के बारे में पढ़ोगे, ये सारी की सारी चीजें आयो। इसमें देखो जिस चीजें मैंने मार्क कर रखी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखो यहां से, अब जैसे मान लो इतनी सारी चीजें हैं, तो अब ये सारी याद नहीं करनी है, जिस पे मार्किंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस पे मार्क कर दिया है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीजें करेंगे। इसके अलावा इसमें टिंडल इफेक्ट है, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आपसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रभाजी आसवन विधि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर से जरूर करना है और बहुत अच्छे से करना है। आपके पास पूरा हफ्ता है, इसको अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद एलिमेंट है, तत्व के बारे में पूछ लेता है कि सबसे पहले तत्व शब्द किसने यूज किया, किसने परिभाषा दी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आप लोगों से कहूंगा, ये जरूर से जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि तत्व शब्द का यूज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था और तत्व शब्द की परिभाषा सबसे पहले किसने दी। अगर ये आपको ज्ञात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, हम भी तो देखें कि कितनी नॉलेज आप लोगों को हो चुकी है। ठीक है गाइज, ये देखेंगे। इसके अलावा मिश्रण और यौगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ये इतनी चीजें हैं। तो एक हफ्ते में अगर क्लास 9th का एक चैप्टर नहीं कर पाओगे तो फिर तो शर्म की बात है। ये आप लोगों को चैप्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चे 2-2, 3-3 घंटे में एक चैप्टर निपटाते हैं, और तो और वो एक हफ्ते में पूरी बुक निपटा लेते हैं। आपसे एक चैप्टर नहीं निपटेगा तो फिर हम लोगों पे लानत वाली बात आ जाएगी। अब आप लोगों को स्पीड बढ़ानी है, इसलिए इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। अगर आप बिल्कुल लाचारी दिखाते हैं तब काम नहीं होगा। तो इस बार क्लास 9th NCERT का हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसके अलावा कोशिका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, साइटोलॉजी के अध्ययन, वो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए हम साइटोलॉजी को भी पढ़ेंगे। ये हमारे बायो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस चीज को भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके आप प्रीवियस ईयर देख लेना। वैसे तो पिछली बार मैंने दे दिया था आप लोगों को ये करने के लिए, इसको कवर कर लीजिएगा अगर है तो। वैसे ये पिछली बार कवर हो गया, इसे लिखना ही नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्काउंट। ये मैं आप लोगों को बता दूं, देखो इसमें ना ये वाला जो चीज है इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक बस वो आता है कि क्रेमिक रोल से 10%, 20%, 30% की छूट दे दी जाए, ये परसेंटेज में ही कवर हो जाता है। अगर आपने परसेंटेज जहां से मैंने करवाया था वहां से किया है तो ये सवाल आपके वहीं पे हो गए होंगे, आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने दे दिया है कि कम से कम इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे, CI एंड SI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से 100% क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, क्योंकि बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूले पे ही आधारित सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक फॉर्मूला वहां साधारण ब्याज का है, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा बटे समय, उसी पे ज्यादातर चीजें निकलती हैं और फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड कर लिया तो। ठीक इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका भी एकमात्र फॉर्मूला है। हर बार क्वेश्चंस में
बाकी चीजें दे देता है, एक चीज नहीं देता, वो ही निकलवा लेता है। फॉर्मूले में भी रखोगे ना तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ के जो मार्क्स हैं वो 100% श्योर हैं। इसलिए इस बार जो आपको चैप्टर दिए गए छोटे छोटे चैप्टर हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस को तो छोड़ दो, ये तो पहले ही हो चुका है। डिस्काउंट एंड एसआई और सीआई, ये वाली चीजें आप लोगों को कवर करनी रहेंगी। पूरा हफ्ता है, 2-2 दिन भी अगर एक चैप्टर को दोगे तो काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एक दिन सिंपल इंटरेस्ट को दे दो आप, 2 घंटे का लेक्चर देख के। सिंपल इंटरेस्ट में है ही क्या, एक फॉर्मूला है, उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन है। कभी वो मूलधन निकलवा लेता है, कभी वो दर निकलवा लेता है, कभी वो ब्याज निकलवा लेता है, सेम बस एक ही फॉर्मूले पे कभी वो। तो इस तरीके से ज्यादा वहां से क्वेश्चन 10 होंगे, 10 या 15 क्वेश्चंस बनते हैं बस साधारण ब्याज से। उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। 15 क्वेश्चन अगर आप 1 घंटे में नहीं कर पाते तो हम लोगों पे लानत हो गई। फिर दूसरी चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है, जैसे मैं लेक्चर दूंगा वहां से जरूर कवर कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज जिन टीचर से किया है उन्हीं के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दूं, जिससे कि आप लोगों को एक फ्लो बन जाए इस वाली डायरेक्शन में। नेक्स्ट है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमारा जो ये टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेलवे हो या यूपी पुलिस हो, दोनों में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है। और ना वो सिर्फ घुमाता है, इसमें 2 ही काम है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है कि भैया, या फिर सिर्फ वो घुमाएगा ऐसे 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 ऐसे। एक चीज और देख लेना थोड़ा सा, वो ना आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता रहता है। बस मैंने नोट्स में है, सब कुछ देखा रखा है मैंने, उसमें ना जैसे ऐसे कहेगा, फिर कहेगा क्लॉकवाइज इतने मीटर, इधर इतने मीटर, इतने मीटर, इतने मीटर। तो आपको ना अगर एक डायरेक्शन में घुमाएगा तो इसी तरीके से घूमते जाना है, दूसरी डायरेक्शन में। मतलब आप देखेंगे तो वो बहुत आसान होता है। कई बार वो आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा होता है, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा होता है। तो नीचे देख लो, आपको डिस्टेंस लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर ज्यादा। अगर आपको दिख रहा है कि 3-4 स्टेप का ही क्वेश्चन है तो फिर डिस्टेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, स्टेप अगर ज्यादा हो तो आपको डिस्टेंस लिखते रहना चाहिए। जैसे उसने कहा कि भैया यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिख लेना है, उत्तर दक्षिण वही जो भी लिखना है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इधर चला ऐसे, तो डिस्टेंस लिखते रहने चाहिए ऐसे, फिर ऐसे। उससे क्या होता है कि हमें ये जो हम निकालते हैं बाद में वो पता चल जाता है। मान लो यहाँ 5 है, आप चल गए यहाँ पे 5 इतना, तो फिर दिक्कत होगी ना कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितना नाप के आपने ये चला है, स्केल से नहीं नापना है। मतलब आपको देखना है कि 5 मैंने यहाँ लिख दिया है, अब मैंने 5 यहाँ चला है, तो अगली बार जब मान लो यहाँ से 5 चलोगे या ऊपर को चलोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे। ऐसा ना हो कि 5 अंदाजे से पहले ऐसे चल दिया, फिर उसने कहा कि अब इधर मुड़े, फिर 5 चले। तो मतलब कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, फिर डायरेक्शन इस तरीके से निकालनी पड़ जाती है जो गलत हो जाती है। बाकी मैंने नोट्स दूंगा मैं आप लोगों को, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को कवर कर लेना है, मेरे पास नोट्स हैं इसके, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो है इसका काम खत्म हो रहा है, कुछ ज्यादा है नहीं। ये वाली जो चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका फाइनल पार्ट है। इसके बाद एक बार और आपको प्रीवियस ईयर में घुसाएंगे और टेस्ट लगवाएंगे। इसके टेस्ट बन रहे हैं तो वो वाले टेस्ट आपको लगवाएंगे। तो आप एनसीईआरटी के भी टेस्ट लगाओगे। देखो अब 12वां और 13वां जो चैप्टर था वो मोस्ट इंपोर्टेंट था, आप लोगों को पता है। तो 12वां और 13वें टेस्ट का रिवीजन होगा यहाँ पूरी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर फैराडेज लॉ भी है, चुंबकीय प्रेरणा का नियम भी है, विद्युत मोटर भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप रिवीजन भी करते रहिए और अब उनके जो टेस्ट बन रहे हैं उन टेस्टों को भी लगाइएगा। तो मैं इसके भी टेस्ट लगाऊंगा और जो 12वां और 13वां चैप्टर है उसके भी टेस्ट बनवा रहा हूँ, वो टेस्ट भी लगाएं, प्रीवियस ईयर भी लगाएं और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीक तक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। देखिए 3 हफ्ते ये चला है, अगले हफ्ते भी चलेगा, मतलब 1 महीने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और उससे पहले 1 महीने वो 2 चैप्टर चले हैं। तो आप लोगों को समझना होगा कि इतना टाइम कोई और टीचर नहीं देता जितना टाइम मैं दे रहा हूं, नहीं तो 3-4 महीने में ही सारा काम निपटा दिया होता। इलेक्ट्रिसिटी का जो फाइनल पार्ट है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, ये जो वोल्ट मीटर हैं, अमीटर हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे अब तक पढ़ा है आपने वो धारा को मापने के लिए, तो उसकी थोड़ी सी डेप्थ भी पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फैराडे के और किरचॉफ के नियम, आते कभी नहीं है, किरचॉफ तो कभी नहीं आता है, आपके सिलेबस में अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसका स्टेटमेंट क्या है। कई बार स्टेटमेंट दे देता है डायरेक्ट और हमसे पूछ लेता है कि भैया ये क्या नियम है, किसका नियम है, ये भी हम लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है सेल और बैटरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेल क्या है, बैटरी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए
अब आप कोशिश करें कि ट्रांसफार्मर 12th का पढ़ लूँ, तो वो काम का नहीं है आप लोगों के। आपको ट्रांसफार्मर यहाँ बस इतना सा पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो तरीके के ट्रांसफार्मर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, होते तो बहुत है, लेकिन हमारे लिए जो है स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटा के, वोल्टेज या धारा, अच्छा ये बताना ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है या धारा को बढ़ाता घटाता है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बस इतनी ही चीजें आती हैं। और एक लेंज, देखिए ये जो नियम है ना, जैसे लेंज का नियम है, फैराडे का नियम है, किरचॉफ का नियम है, कूलाम का नियम है, ओम का नियम है, इनसे ज्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि लॉ लिख के देगा और आपसे पूछेगा ये किसका नियम है। तो आपने अगर एक बार पढ़ा होगा तो आप बता दोगे कि ये फैराडे का दूसरा नियम है, ये लेंज का नियम है, समझ आ रही है, ये कूलाम का नियम है। तो इतना आप लोगों को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। डिफरेंस तो कर पाओ आप, आपको पता ही नहीं है कि क्या नियम है, बस यही आप लोगों के सिलेबस में है। बाकी जितनी भी एडवांस चीजें होंगी वो जब न्यू बैच स्टार्ट होंगे उसमें और ज्यादा करवाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक अलग से कॉलम रहा करेगा कि फॉर ओल्ड स्टूडेंट ये वाली चीजें करनी है। न्यू स्टूडेंट का जो रहेगा वो तो रहेगा, आपके लिए एक अलग से कॉलम भी बनाया करूंगा कि मैं आज आपको ये करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई हैं। और बिल्कुल पुराने जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, और नए स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं जैसे ही कोई न्यूज आए 100% आप लोगों के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, और ये बच्चे तो हमारे पास हैं ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेट हो गए आज, माफी चाहते हैं।